नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय आय की प्रथम विधि। राष्ट्रीय आय का जो गणना है, उस गणना में जो प्रथम विधि यूज की जाती है, उस विधि की हम बात करते हैं और उसका नाम है उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि। उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि, जैसा कि नाम से विदित है, उत्पाद यानी कि जो उत्पादक है, उस उत्पादक द्वारा जिन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया है, उसे आप क्या कहते हैं? उत्पाद। तो उस उत्पाद की जो कॉस्ट है और कॉस्ट के बाद उसमें जो भी टैक्सेस वगैरह ऐड हुए, वो टैक्सेस ऐड होने के बाद उसका जो बाजार मूल्य है, उस बाजार मूल्य के द्वारा टोटल राष्ट्रीय आय की गणना करना है। तो इसे हम कहते हैं उत्पाद विधि। और दूसरा इसका नाम है मूल्य वर्धित विधि। यानी मूल्य वर्धित यानी जो उत्पाद है, उस उत्पाद का उत्पादन विभिन्न प्रकार या विभिन्न जो स्टेप्स है, उस स्टेप्स में होता है। तो उस स्टेप्स के ड्यूरेशन में उस उत्पाद में मूल्य वर्धन कितना किया गया, किस प्रकार से उसका मूल्य बढ़ाया गया। वर्धन मतलब बढ़ाना। तो मूल्य कैसे बढ़ाया गया, उन सारे स्टेप्स को देखना है। तो इसे देखने से पहले एक बार हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। मूल्य वर्धित विधि। तो मूल्य वर्धित विधि है, इसे उत्पादन विधि या वस्तु सूची इन्वेंट्री विधि के रूप में भी जाना जाता है। उत्पादन विधि, उत्पाद जो है वो उत्पादक का क्या है? उत्पादित किया हुआ एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो उस उत्पाद के कारण इसका नाम उत्पादन विधि भी है। कुछ लोग इसे उत्पादन विधि या वस्तु सूची विधि, इन्वेंट्री यानी माल, तो माल जो है उस माल या उत्पाद विधि भी इसे कह सकते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ज्ञात करना सम्मिलित होता है। जैसा कि हमें पहले से ही विदित है कि राष्ट्रीय आय जो है, वो राष्ट्रीय आय एक देश की एक निश्चित समय, यानी जैसे भारत देश है तो निश्चित समय हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी एक वित्तीय वर्ष। तो वो एक वित्तीय वर्ष क्या हो गया? निश्चित अवधि। तो उस निश्चित अवधि के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ज्ञात करना सम्मिलित होता है। तो उनका जो भी बाजार मूल्य है, वो बाजार मूल्य ज्ञात करना होता है। या बाजार मूल्य, आप कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो जिस दर पर आप खरीदते हैं, वो दर क्या है? उस वस्तु का बाजार मूल्य, जिसमें वस्तु की कॉस्ट भी सम्मिलित है और वस्तु के ऊपर गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस लेती है, वो टैक्सेस भी सम्मिलित है। तो वो आपके द्वारा जो पेमेंट किया जाता है, वो पेमेंट क्या हो गया? बाजार मूल्य। अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती उत्पादों के मूल्यों को घटा दिया जाता है। मध्यवर्ती उत्पादों के मूल्यों को घटा दिया जाता है। मध्यवर्ती यानी बीच में जो भी उत्पादक है, उस उत्पादक ने जो भी उत्पाद उपयोग में लिए हैं, उनके मूल्य को घटा दिया जाता है। इसके मूल्य को घटाने के कारण ही यह विधि थोड़ी जटिल हो जाती है। इनके मूल्यों को किस प्रकार से घटाया जाता है, कैसे घटाया जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन परिभाषा में आप ये ध्यान रखें कि उत्पादक जो है, उस उत्पादक के जो भी मध्यवर्ती मूल्य है, उन मध्यवर्ती मूल्यों को घटा दिया जाता है, ताकि मूल्यों का दोहराव ना हो। जो मूल्य है, उस मूल्य का दोहराव ना हो। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपकरणों के मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन और अप्रत्यक्ष कर, डेप्रिसिएशन और दूसरे जो टैक्सेस है, वो टैक्सेस भी घटा दिए जाते हैं। इन आंकलनों के योग से औद्योगिक उत्पत्ति अथवा वर्गीकृत कारक लागत एवं निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। निवल घरेलू उत्पाद, ना कि नेट बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कौन सा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी एट, बाजार मूल्य पहले ही क्या दिया है, तो इससे जो आपको प्राप्त होगा वो होगा जीडीपी एट एमपी, ना कि एफसी। एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट, जिसमें से टैक्सेस घट जाता है। तो इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली निवल आय को जोड़ा जाता है, तो इससे निवल राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। अगर जो भी विदेशों से आय प्राप्त हो रही है, उसको इसमें जोड़ दें, तो हमें नेट नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी, निवल नेट। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि क्या है। तो ये 12th एनसीईआरटी की बुक है, उससे हम चलते हैं। उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। वार्षिक मूल्य यानी वर्ष भर के दौरान जो मूल्य है, उस मूल्य की हम क्या करते हैं? काउंटिंग। यदि एक वर्ष समय की इकाई हो, नॉर्मली जो है वित्तीय वर्षी
निश्चित अवधि मानी गई है। तो इस निश्चित अवधि नॉर्मली यहाँ पे भी 1 वर्ष लिखा गया है, यानी वित्तीय वर्ष हो गया। इसकी गणना कैसे की जाए? क्या हम अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का योग करते हैं? इस प्रश्न को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण सहायक होगा। तो यहाँ एनसीईआरटी में जो उदाहरण लिया गया उस उदाहरण से इसको बताते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में केवल 2 प्रकार के उत्पादक हैं। 2 प्रकार के उत्पादक है, वे गेहूं उत्पादक यानी किसान और दूसरे ब्रेड निर्माता बेकर है। जो ब्रेड का प्रोडक्शन करते हैं वो बेकर है। 2 तरह के उत्पादक है, एक तो पहला किसान हो गया और दूसरा कौन हो गया? बेकर हो गया। गेहूं उत्पादक यानी किसान गेहूं का उत्पादन करते हैं और उन्हें मानव श्रम के अलावा किसी प्रकार की आगत की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान जो है वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं और उनके ऊपर मानव श्रम लगता है, यानी मानव की जो भी परिश्रम है वो परिश्रम लगता है। वे गेहूं का कुछ अंश बेकर को बेचते हैं और बेकर को ब्रेड के उत्पादन में गेहूं की अतिरिक्त अन्य किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए कि 1 वर्ष में किसान द्वारा उत्पादित गेहूं का मूल्य 100 रुपये का है और इसमें 50 रुपये मूल्य का गेहूं बेकर को बेचते हैं। तो बेकर गेहूं की इस मात्रा का उपयोग करके 1 वर्ष के दौरान 200 रुपये मूल्य का ब्रेड बनाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है वो है कि देखिए, इसमें ध्यान देना है आपको कि जो किसान है वो किसान क्या कर रहा है? किसान जो है वो किसान 1 वर्ष में उत्पादित गेहूं मूल्य कितना है? 100 रुपये, 100 रुपये का वो क्या करता है? उत्पादन करता है और इसमें से 50 रुपये का जो है वो क्या करता है? बेकर को बेच देता है। कितना बेचता है? 50 का। अब 50 का बेकर को बेच देता है। अब 50 का जो बेकर को बेच देता है उससे बेकर क्या करता है? वर्ष के दौरान 200 रुपये मूल्य की ब्रेड उत्पादित करता है। कितनी ब्रेड बनाता है? 200 रुपये की ब्रेड बनाता है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ माइंड में रखो कि किसान जो है वो 100 रुपये का उत्पादन करता है, उसमें से आधा यानी 50 रुपये का बेकर को बेचता है और बेकर उस 50 रुपये की गेहूँ की 200 रुपये की ब्रेड बना देता है। तो आप ऐसे कहेंगे कि बेकर जो है वो 200 रुपये की ब्रेड बनाती, तो 200 बेकर का और 100 रुपये का गेहूँ उत्पादित किया किसने? किसान ने। तो 300 रुपये हो गए। लेकिन ये सत्य नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना बता रहा है आपको? 150 बता रहा है। जो 200 रुपये पे चल रहा है वो किसान का जो उत्पादन है उस उत्पादन को इसने अलग कर दिया। तो ये देखिए ये कैसे हुआ? तो अब इसको देखते हैं वापस, इसको हटा दिया है ताकि ये साफ दिखे। यहाँ देखिए, कुल उत्पादन किसान का उत्पादन कितना है? 100 का। कितना है? 100 का। यहाँ देखिए किसान का उत्पादन 100 का है क्योंकि उसने 100 रुपये के गेहूँ उत्पादित किया और बेकर का उत्पादन कितना है? 200 का। कितना है? 200 का, क्योंकि उसने 200 रुपये वर्ष के दौरान 200 रुपये की ब्रेड बनाता है। अब देखिए, प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं मतलब जो वस्तु आपने नहीं ली, आपने जो है वो नहीं बनाई है, वो आपने बाजार से कहीं और से खरीदी है। जो चीज़ आप बाजार से कहीं से और से खरीदते हैं वो चीज़ क्या हो गई? मध्यवर्ती वस्तु। जैसे कि यहाँ पे जो बेकर है वो बेकर क्या कर रहा है? यहाँ देखिए, बेकर जो है मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयुक्त करता है। कितनी? 50 की। ये जो 50 है वो 50 कहाँ से आया? वो 50, ये 50 वही है जो वो उत्पादित नहीं कर रहा है, वो उसने गेहूँ लिया था। क्या लिया था? उसने गेहूँ लिया था। तो जो उसने गेहूँ लिया वो गेहूँ उसके लिए क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गया। तो ये जो उसका 50 रुपये है वो क्या हो गया? मध्यवर्ती। लेकिन यहाँ देखिए किसान के लिए इसने मध्यवर्ती कुछ भी नहीं लिया है। हालांकि ये सत्य नहीं है क्योंकि किसान के भी खाद बीज लगता है तो वो उस किसान का मध्यवर्ती मूल्य हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ लिया नहीं गया है। तो खाद बीज लाइट वगैरह जो भी उसका खर्च होता है वो खर्च उसका क्या हो जाता है? मध्यवर्ती हो जाता है। शून्य यहाँ पे किताब में पहले ही आपको एक कंडीशन दे दी थी कि उस कंडीशन में कहा था कि उसकी आगत जो है वो शून्य है, तो इस कारण इसको शून्य लिया गया है। मान लिया कि वो आगत उसकी शून्य है। अब उसने मूल्य वर्धित क्या किया, मतलब उसके जो कितना मूल्य ऐड किया, उसने कितना कमाया। तो वो उससे देखिए किसान कितना कमा रहा है? 100 रुपये।
क्योंकि किसान ने 100 का उत्पादन किया था और उसका जो मध्यवर्ती मूल्य है वो 100 ही लिया। और दूसरी तरफ जो बेकर है वो बेकर क्या कमा रहा है, 150 रुपये। मूल्यवर्धन क्या कर रहा है, वो 150 रुपये का मूल्यवर्धन कर रहा है, क्योंकि उसने जो 50 रुपये है वो 50 रुपये का गेहूँ खरीदा। हालांकि ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि बेकर का भी कुछ उसमें लाइट का बिल है, खर्चा है, वगैरह वगैरह जोड़ेंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वो इतना जटिल अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि उत्पादक ने कहीं से कुछ खरीदा है तो उसमें उसने जो भी कॉस्ट लगाई है वो कॉस्ट उसके लिए क्या हो गई, जो कॉस्ट उसने खरीदने में लगाई है वो मध्यवर्ती कॉस्ट है, और जो चीज़ जितने के लेके वो बेच रहा है तो वो क्या हो गया, उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट हो गया। मतलब फाइनल उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट वो हो गई। जैसे कि एक डेयरी है, डेयरी पे 20 रुपये किलो दूध बेचा जाता है, कितना, 20 रुपये किलो, और लेकिन वो कहीं से लेता है, वहाँ से कितने में ले रहा है, 15 रुपये किलो। तो उसके लिए 15 रुपये इंटरमीडिएट कॉस्ट या मध्यवर्ती मूल्य है। उसके लिए जो मूल्यवर्धन है वो मूल्यवर्धन क्या है, 5 रुपये। तो यहाँ पे देखिए बेकर का मूल्यवर्धन कितना है, 150, और किसान का जो मूल्यवर्धन है वो कितना है, 100 रुपये। तो दोनों का देखिए टोटल कितना होता है, 250। तो टोटल कितना होता है, 250 रुपये। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, अब देखिए इसमें जो बता रहा है वो, अब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मूल्य कितना है। यदि हम क्षेत्र के उत्पादन के मूल्यों का योग सरल तरीके से निकाले तो हम 200 रुपये बेकर का उत्पादन मूल्य और 100 रुपये किसान का जोड़ देंगे, परिणाम आएगा 300। जो आपको पहले ही बताया कि ये परिणाम क्या आएगा, 300, जो सत्य नहीं है। सत्य क्या है, जो उसने किसने, जो बेकर ने उत्पादित किया है, तो बेकर ने जो भी मूल्य लगाया है वो मूल्य क्या होगा, इसमें मतलब उसने जो इंटरमीडिएटरी लगाया उस इंटरमीडिएटरी को घटा देंगे। थोड़ा चिंतन करने पर हम पाएंगे कि समस्त उत्पादन का मूल्य 300 रुपये नहीं है, कुल उत्पादन का मूल्य 300 रुपये नहीं है। किसान 100 रुपये मूल्य का गेहूँ उपजता है, जिसके लिए उसे किसी भी प्रकार की आगत की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, यहाँ कंडीशन दी गई है कि उसे किसी प्रकार की आगत की आवश्यकता नहीं है। जब उसको किसी प्रकार की आगत की आवश्यकता नहीं है, इसी कारण यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है कि उसको किसी प्रकार की आगत की आवश्यकता नहीं है। तो आगत की आवश्यकता नहीं है, इसी कारण ये कहा था कि ये जो है उसका इंटरमीडिएटरी मूल्य है वो इंटरमीडिएटरी मूल्य क्या है, 0। अतः किसान 100 रुपये मूल्य उपज में पूर्ण योगदान का अधिकारी है, तो इस कारण उसका आगत शून्य है। तो इस कारण 100 रुपये का जो गेहूं उत्पादित हो रहा है उसका पूर्ण अधिकारी है। लेकिन ये बात बेकर के संबंध में सत्य नहीं है। बेकर ने अपने ब्रेड के उत्पादन करने के लिए 50 रुपये का गेहूं खरीदना पड़ता है। वो 200 रुपये मूल्य के ब्रेड का जो उत्पादन करता है उसका पूर्णतया योगदान नहीं है। बेकरों के निवल योगदान की गणना के लिए हमें गेहूं का मूल्य घटाना होगा। ये क्या कह रहा है कि गेहूं का जो मूल्य है उस मूल्य को हमें घटाना होगा। तो गेहूं के मूल्य को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगा, बेकर का उत्पादन होगा, कि बेकर ने कितना उत्पादन किया है। अब देखिए यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दोहरी गणना होगी। दोहरी गणना, इसे भी कुछ क्या कहते हैं, दोहरी, क्या कहते हैं, दोहरी गणना, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हम डबल काउंटिंग। इसको क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन इस डबल काउंटिंग के बचने के लिए हम क्या करेंगे, मूल्यवर्धन विधि का उपयोग करेंगे ताकि ऐसा ना हो। मान लिया कि आपके पास जो है, आपके पास कोई चीज़ है, मतलब मान लिया कि आपके पास आपकी दुकान है, जिस दुकान में आप शर्ट बेचते हैं। आपने 500 रुपये की शर्ट खरीदी और उस शर्ट को आपने 700 रुपये में बेची। 500 की खरीद के आपने यहाँ 500 में क्रय किया और आपने सेल किया 700 में। यहाँ देखिए आपका जो उत्पादन है वो उत्पादन कितना है, 200। अगर आप 200 उत्पादन मान के चलते हैं तब तो आप 200 रुपये पे टैक्स देंगे, लेकिन आप 200 की बजाय क्या करते हैं, आप कहते हैं नहीं मैंने तो 700 कमा लिया है। तो अगर आप 700 पे टैक्स देने लगेंगे तो आपका उत्पादन वैसे वास्तविक रूप में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा, और इससे देश की जो पर्टिकुलर जो कंट्री है उस कंट्री में कितना उत्पादन हुआ इसका भी पता नहीं चलेगा। तो उसका सही से पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएटरी मेथड अपनाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि सही में वास्तविक उत्पादन क्या है। अतः बेकरों का निवल उत्पादन 200 माइनस 50 150 रुपये का है। अतः इस सरल अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का समस्त उत्पादन 100 रुपये किसान का प्लस 150 रुपये बेकर का। तो इस प्रकार से दोनों को टोटल मिला दे तो कितना बता रहा है, 250 रुपये हुआ। ये ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि डबल काउंटिंग से बचा जा सके। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिए, हम डाउट का समाधान कर देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी डाउट हैं इस विषय से अतिरिक्त भी कोई इसी प्रकार का डाउट है तो उस डाउट को भी यहाँ मेंशन करें, हम उस पर आपको अलग से क्लास दे देंगे। तो आज मूल्यवर्धन हो गया, कल अगली विधि पर विचार करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।